गरीब लोगों के लिए इस बजट में या किसी भी बजट में ये होना चाहिए कि जी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं हमारे, यानी कि जो सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, या डायरेक्ट टैक्सेस है जो इनडायरेक्ट फॉर्म में विदहोल्ड होते हैं और वो अक्सर पास ऑन हो जाते हैं कंज्यूमर को प्राइसिंग में, वो कम होने चाहिए। सही। हमारे यहाँ आज से 20 साल पहले जो था वो जीएसटी का रेट 15% था, आज 18% है। और फिर अगर नॉन फाइलर और मुख्तलिफ तरह की कबातें लगा ले तो कहीं पे 20-21% भी बन जाता है। फिर उसके अलावा आपका जो बहुत सारा डायरेक्ट टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में कलेक्ट हो रहा होता है। हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये कीमत पे आ जाती है। देखें, आम आदमी पे और गरीब आदमी पे ख़ास तौर पे कोई भी बजट जो है वो उनके लिए अच्छा नहीं होता। इसकी वजह यह है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ना टैक्सेशन का, वो ऐसा है कि उसका बर्डन जो है गरीब पे ज़्यादा पड़ता है। ऐसे हमारे यहाँ जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो ज़्यादा कलेक्ट किए जाते हैं। अमूमन हमारा जो है 55 से 60% टैक्सेस जो होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। उसके अलावा जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसमें भी एक बड़ा लार्ज नंबर जो होता है वो इनडायरेक्टली किया जाता है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो प्राइस में पास हो जाती हैं। जैसे कि आपका जनरल सेल्स टैक्स है वो पाकिस्तान में 18% है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दुनिया में अमूमन ये 5, 8, 10% होता है जी ऐसे। अब ये जितना ज़्यादा है ये प्राइस पे ऐड हो जाएगा उतना। फिर इसके अलावा जो है अगर आप रिटेलर और होलसेलर टैक्स नहीं दे रहा तो आपने कहा जी उसकी पूरी सप्लाई चेन के ऊपर हमने 2% का कहीं पे 4% का टैक्स लगा दिया, ताकि वो क्या करेगा कि वो अब जब अपना रिटर्न फाइल करेगा, अपना जब इनकम देगा तो उसके अंदर वो उसका टैक्स को एडजस्ट कर देगा। लेकिन वो कहता है मैं अपना नाम ही नहीं देना इसको, तो वो 4% जो है वो प्राइस में ऐड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्राइस में आ जाती है। तो अगर आप दूध का डब्बा लेने जाते हैं, ठीक है जी, आप कोई और चीज़ लेने जाते हैं तो उस पर आप ये सारे टैक्स पे कर रहे होते हैं। अब एक आदमी जो लाख रुपया कमा रहा है वो भी दूध पे उतना ही टैक्स दे रहा है, एक आदमी जो 20 लाख रुपया कमा रहा है वो भी दूध पे इतना टैक्स दे रहा है। तो प्रोपोर्शन ऑफ टैक्सेस लाख रुपए के ऊपर या 50,000 रुपये वाले के पास बहुत ज़्यादा है। तो ये एक हमारे लिए कोई भी बजट गरीब के लिए उस तक सही नहीं होगा जब तक ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप कम नहीं करेंगे। यानी कि जीएसटी को 18% से कम करना शुरू कर दें और आप और तरह के जो टैक्सेस बिजली पे, गैस पे और तरह की चीज़ों पे, मुख्तलिफ चीज़ों पे लगे होते हैं उनके रेट को कम करना शुरू कर दें, तो फिर आप कहेंगे कि गरीब आदमी के लिए बेहतर है कि अमीर आदमी की इनकम को टैक्स करें। चूँकि हम इनकम को टैक्स नहीं करते तो हम इनडायरेक्ट करते हैं तो अमीर तो बच जाता है, क्योंकि उसके लिए फ़र्क नहीं पड़ता। सभी रगड़े जाते हैं इस सब में। रगड़ा तो पुअर जाता है ना, अमीर को तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि उसकी इनकम का बहुत छोटा पोर्शन होता है। जैसे एक आम पाकिस्तान में अगर एक आम आदमी जो है उसकी लेट्स से 50% इनकम फूड पे निकल जाती है, एक अमीर आदमी की 5% इनकम फूड पे निकल आती है, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो जाहिर बात है वो टैक्स बहुत ज़्यादा पे कर रहा है गरीब वाला। अच्छा, भारत से कशीदगी के बाद अब पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए जी, मेरे ख्याल में इसमें कहा जा रहा है कि 18% इसमें इजाफा होगा और भारत की कशीदगी के बाद नेचुरली इस पे इजाफा होगा और होता रहेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको बजट में नहीं नज़र आ रही होंगी वो उसके अंदर आएंगी। बट मेरे ख्याल में ज़रूरी भी है। अब आप अगर 2020-21 के अंदर जाएँ तो हमें याद है उस वक्त हमने कभी तकरीबन 500 से 700 मिलियन डॉलर का जो है हमने जब इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा था तो एकदम वो 500 से 700 मिलियन डॉलर का इम्पोर्ट बिल बढ़ा हुआ था। जब हमने उसको चेक किया तो पता चला जी 25 मिलियन डॉलर का एक J10C आता है, वो हमने लाए थे बहुत सारे। अब वो उस दिन लाए थे, उस दिन हमने बड़ी पेमेंट की, लेकिन आज हमने उसी J10C के थ्रू हमने उनका 250 मिलियन डॉलर का रिफाइल भी कराए। तो मतलब वो फिर डिफेंस बजट बढ़ने का यहाँ पे कुछ मिजाज है और उसका रैशनल भी है। बहरहाल उसके अंदर और बातें बहुत सारी जगहों पे हैं, वो कभी और जगह मौका मिला तो। कैसी का बात है कि उनका देखें ना, मिलिट्री के इंटरेस्ट जो है उनकी और तरह की उनके और इंटरेस्ट और बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हर तरह के बिजनेस में उनकी ट्रस्ट और उसमें आ रही है, और वो जिन बिजनेसेस में ज़्यादा है उन बिजनेसेस को ज़रा सपोर्ट ज़्यादा मिलती है, प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कम ले ली जाती है। तो जब प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कम हो जाती है तो फिर वो प्राइवेट सेक्टर ग्रो करने का और एफिशिएंसी का कम आता है। उस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उनको बहुत सारी मराहत, उनके ऊपर वाले अफसरों को बहुत सारी मराहत दी जाती हैं, उनको प्लॉट्स दिए जाते हैं, गाड़ियाँ दी जाती हैं और बहुत कुछ दिया जाता है, जो मेरे ख्याल में उसके ऊपर हमें नज़र षानी करनी चाहिए कि उनको बाकियों के मुकाबले में ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे हमें मिलिट्री इक्विपमेंट लेना है, जहाँ पे हमें आम सिपाही के लिए उसका खर्चा करना है, तो हमें यकीनन करना चाहिए।
सही। अच्छा, IMF की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि अब पाकिस्तान की जो टोटल इनकम है वो 20 खरब तक होनी चाहिए। अभी की बात करें तो 17.8 खरब जो है वो है। आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो सकेगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में IMF के नंबर जो है थोड़े एग्जैचुरेटेड हैं। लास्ट टाइम भी एग्जैचुरेटेड थे, उससे कम आ गए। इस दफ़ा भी थोड़े नंबर कम आएंगे, लेकिन ये मेरे ख्याल में 19 तक तो 19 साढ़े 19 तक तो चले ही जाएंगे। कुछ ये है कि इनका अब जो आपके FBI के टैक्सेशन के जो टारगेट आ रहे हैं, मेरे ख्याल है 14 प्लस कुछ ट्रिलियन का आ रहा है नंबर। वो नंबर मेरे ख्याल में ज़्यादा है। उसमें बहुत सारी बातें की गई हैं कि जी हम नई जगहों से टैक्स कलेक्ट करेंगे, जो हमारा पे नहीं करता उससे करेंगे, हम रिटेलर से ट्रेडर से करेंगे, जो टैक्स चोरी करता है उससे करेंगे। ये अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें हम हर साल सुनते हैं, इस साल भी सुन रहे हैं। पहले कभी नहीं हुआ, इस साल भी नहीं हुआ। अमल बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अब गैर तरक्याती अखराजात के लिए भी कहा है कि सख्त किस्म का कंट्रोल होना चाहिए। क्या कुछ आपको लगता है कि हम कर सकते हैं? देखिए, गैर तरक्याती अखराजात में सबसे बड़ा खर्चा तो आपका जो है वो आपका सूद की अदायगी का है। बिल्कुल। सूद की अदायगी में सबसे बड़ी अदायगी जो हमारी डोमेस्टिक डेट की होती है। तो पिछले साल जो है हमारा इंटरेस्ट रेट जो था वो 22% पे था। अच्छा। अभी हम 11% पे आ गए हैं, तो आधा हो गया उसमें। तो नेचुरली इसका सूद की अदायगी में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। तो ये एक आपको ये वो जो आप कह रहे हैं ना करंट एक्सपेंडिचर जो वो है वहाँ पे इसमें कटौती होगी। उसके अलावा सैलरीज़ हैं, पेंशन हैं और गवर्नमेंट के खर्चे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कटौती हो नहीं पाएगी जब तक कि आप वहाँ पे हुकूमत की जो फैट है, जो हुकूमत के अंदर एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो फेडरल हुकूमत में हो चाहे वो प्रोविंशियल हुकूमत में हो, उनको कम नहीं करेंगे। तो वो ऐसा होता कोई नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने का भी कहा जा रहा है, तो इससे आवाम पर किस कदर बोझ पड़ेगा? 100 से ज़ायद का कहा जा रहा है। देखिए जी, अभी जो पेट्रोलियम के ऊपर आप पहले एक बात को समझें कि आपको पूरी होराइजन को देखना चाहिए। बिल्कुल। जैसे पाकिस्तान में अगर पूरे रीजन में देखें, डॉलर टर्म्स के अंदर देखें, तो पेट्रोल सबसे सस्ता है, बिजली सबसे महंगी है, ठीक है जी। हाँ जी। टैक्स हमारे यहाँ रेट सबसे ज़्यादा है, ऐसे ही है। डायरेक्ट सैलरीज पे टैक्स और या कॉर्पोरेट के ऊपर टैक्स, ऐसा ही है। ऐसा ही है। अच्छा, अब कुछ लोग आर्गुमेंट करते हैं जी कि हम जब डॉलर बेस्ड बात करते हैं पेट्रोलियम की प्राइसेस की, तो जी हमें परचेजिंग पावर देखनी चाहिए। बिल्कुल परचेजिंग पावर देखनी चाहिए, लेकिन अगर परचेजिंग पावर हमें बिजली में भी देखनी चाहिए। उसी परचेजिंग पावर के ऊपर एब्सोल्यूट अमाउंट में बिजली हमारी सबसे महंगी है और पेट्रोल हमारा सबसे सस्ता है, ठीक है जी। तो इसमें थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। कॉमन सेंस बात करती है। तो पेट्रोलियम लेवी जो है आपका 70 पैसे आपने उसको जब आपने 60 रुपये से 70 रुपये लेके गए, इसमें मैं जो अली परवेज़ साहब जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उनको ख़ास तौर पे मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने आके जो बात वो करते थे, कोई अगर बात उन्होंने अपनी मनवाई है जो पहले करते थे तो ये बात है। बहुत सारी नहीं मनवाई, मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन ये मनवा गए अपने। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने करके पहले ये किया कि पेट्रोलियम की जो है मसनूआत के ऊपर PL को 10 रुपये से बढ़ा दिया। उस 10 रुपये के PL से उन्होंने लेके 1 रुपये 70 पैसे पर यूनिट बिजली कम कर दी। ठीक है जी, ज़बरदस्त काम हो गया ना कि आपका थोड़ा बैलेंस हो गया। अब इसको आप 100 रुपये पे लेके जा रहे हैं, तो उससे आप बिजली के ऊपर आपने कोई कम करने की सब्सिडी अगर देनी है, क्योंकि बिजली पे आप क्या कह रहे हैं कि बिजली पे मैं और आप अगर बिल देते हैं, जैसे हम डिफेंस के या गुलबर्ग के घरों में रहते हैं, हमारे वो जो है 3 फेज मीटर लगे हुए हैं, तो हमारे हम जो है वो सब्सिडाइज कर रहे होते हैं जो सिंगल फेज मीटर वालों को, या 200 यूनिट या 150 थोड़े वालों को। अब IMF आगे कहता है कि जो आपने सब्सिडी देनी है वो डायरेक्ट दें, क्रॉस सब्सिडी ख़त्म करें। तो अगर ये क्रॉस सब्सिडी ख़त्म करेंगे तो हमारे बिल थोड़े कम हो जाएंगे, और इनके जो गरीब लोग जो मौसत तबके के लोग हैं, ठीक है ना, उनकी जो सब्सिडी होगी वो उसको कहीं से बजट करना होगा, तो पेट्रोलियम को बढ़ा के बजट कर देंगे। दूसरा, अगर आप देखें कि सैलरी के ऊपर आपने देखा बहुत बड़ा टैक्स है, ठीक है जी, और हमने को तकरीबन 500 बिलियन के करीब वहाँ से नंबर इकट्ठे हुए हैं, वो इकट्ठा हुआ है। अब पेट्रोलियम लेवी में अगर हम 100 बिलियन बढ़ाते हैं, तो क्या हम 100 बिलियन में से को हम सैलरी के ऊपर थोड़ा टैक्स कम कर दें? तो ये इस तरह की चीज़ें हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि पहले तो जो हमारी कंस्ट्रेंट है कि जो टैक्स देता है जहाँ से आता है वहाँ से आता है, उसमें तो बैलेंस करे। तो मेरे ख्याल में पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा के ये करना। और दूसरा बात, हुकूमत ने किया क्या, जो सबसे स्मार्ट मूव ये थी कि जब इंटरनेशनल प्राइसेस गिर रही थी तो उसने पेट्रोलियम की प्राइसेस कम नहीं की, उस वक्त टैक्स ज़्यादा किया। और उन्होंने ये नहीं किया कि जी उस वक्त जब प्राइस गिरती प्राइस के ऊपर उन्होंने उसका बेनिफिट नहीं दिया और टैक्स लगा के कीमतें बढ़ी नहीं है। तो ये एक अच्छी मूव है। मेरे ख्याल है इंटरनेशनल प्राइसेस आगे नीचे ही लगती हैं, जो फोरकास्ट चल रही है दुनिया की, जो एस्टिमेट चल रही है कि ऑयल प्राइसेस इतनी ऊपर नहीं जाएंगी, रुपी PKR स्टेबिलिटी भी है। तो मेरे ख्याल में
पेट्रोलियम पे ज़्यादा टैक्स लगाना एक अच्छी बात है, उससे कीमतें शायद इतनी ना बढ़े, लेकिन आपको कहीं बिजली सस्ती करने का मौका मिल जाएगा, कहीं हाँ, सैलरी कोई ना लोगों कोई पे, किसी ना किसी कहीं सैलरी aspect में पे relief टैक्स हो कम, सकता है। सैलरी पे टैक्स कम हो जाएगा। सही। अच्छा, प्रॉपर्टी का लेन देन, सनती हो या फिर तामीराती शोबा हो, वहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स, एफईडी और सुपर टैक्स ये ख़त्म होने चाहिए क्या? इस पर हुकूमत को इक़दाम करना चाहिए। मुख्तलिफ चीज़ें आपने बात की है। पहले हम इनकम टैक्स की बात करते हैं। इनकम टैक्स पाकिस्तान में कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है वो 29% है, फिर उस पर 10% तक का सुपर टैक्स है, फिर उसमें लटरम बटरम और तरह के टैक्सेस आ जाते हैं। तो आपका तकरीबन 44-45% का इस वक्त टैक्स जो है ना वो इनकम टैक्स इम्पैक्ट आता है बड़ी कंपनियों पे, जो पूरा सुपर टैक्स भी 10% दे रही हैं। दुनिया में इतना हाई टैक्स कहीं पे भी नहीं है, ठीक है जी। चले सुपर टैक्स को निकाल दें तो भी दुनिया में कई जगहों पे है, बट वही बात है जिन जगहों पे है वो सर्विसेज बहुत अच्छी देती है। हमारे रीजन में कहीं पे इतना टैक्स नहीं है, तो ये जो है कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसको रोक देती है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि भाई आप लोगों ने पैसा कमाया, उस पैसे को दोबारा इन्वेस्ट किया अपने कारोबार में, या आपने उससे नया कारोबार शुरू किया और उससे आप फैलाते रहे। वो कहते हैं भाई कि मैंने जो बचता है उसमें से आधा तो हुकूमत ले जाती है, तो जो मेरे पास बचा है मैं उसे दोबारा लगाने का फ़ायदा कोई नहीं है। वो कहेगा मैं मुल्क से बाहर ले जाता हूँ, मुल्क से बाहर ले जाऊँ, मैं दुबई ले जाता हूँ। दुबई में उसको कॉर्पोरेट टैक्स है 15%, ठीक है जी। वो कहेगा मैं इधर 15% दे के मैं खुश, स्टेबल इकोनॉमी है, जितना मुझे पैसा चाहिए होगा मैं पाकिस्तान ले आऊँगा। तो ये आपको टैक्स रेट को यकीनन कम करना चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 29 से 25% पे अगले 5 साल में लाना चाहिए। सुपर टैक्स को 10% जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता करके ज़ीरो कर देना चाहिए। तभी जाके आपके यहाँ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होगी, तभी जाके आपके यहाँ लोग जो है अच्छे का एक ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ से एक्सपोर्ट आ सके, जहाँ से नौकरियाँ पैदा हो सके। 19 अरब डॉलर्स हमें अगले साल में जो है वो अपना कर्ज देना है, ये कैसे पॉसिबल है? इस साल हमने 26 दे दिया तो अगले साल 19 नहीं दे पाएंगे। मेरे ख्याल में अब आसान हो गया मामला। 19 अरब डॉलर के अंदर जो मेरा ख्याल है बहुत सारे तो हम रोल ओवर कर देंगे, ठीक है जी, और कुछ हम नए लोन ले लेंगे, कुछ हम करंट अकाउंट सरप्लस से ले लेंगे। तो मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा मसला नहीं है। जो मुश्किल जो थी ना पिछले 2-3 साल में जो हमने मुश्किल देखी है ना, उसके बाद ये तो जो है ना वो क्या कहते हैं, ये तो खाला जी का घर है। अच्छा लफ्ज़ आपने बोल दिया।